में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालिक देखते हुए एक टाइम पे थोड़ा लगा था पहले कि शायद ये दोस्त धोखा दे सकता है, फिर ऑलमोस्ट यकीन हो गया कि नहीं, ये बहुत अच्छा दोस्त है, और तब जाके हमें एक नया रूप देखने मिला। तो क्या जब ब्रीफिंग हुई थी या फिर ऑफर आया था तो सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा था पूरे फिल्म में? देखिए, इस फिल्म में जब जो ये कैरेक्टर है इसका आर्क बहुत बेहतरीन था जी। क्योंकि आप मैं पहले इंसानी तौर पे ही देख लेते हैं तो ये था कि जिस तरीके का इंसान है, एक दिशाहीन लड़के, जो 80s के दौर में आप अगर जो उस परिवेश को समझें तो ये दिशाहीन लड़के, जैसा कि मैं अपने ज़माने में, किसी ज़माने में मैं भी हुआ करता था, कि कुछ पता नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है। फिर आपके आसपास में कुछ लोग कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लगता है कि इसमें ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता, एंड देन समहाउ यू फाइंड योरसेल्फ देयर ओनली, दैट यू फाइंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग यू इन यू। सो वो चीज़ इस कैरेक्टर के साथ थी कि आपको पता नहीं था। तो इसमें एक जो डिफरेंस है, 4 सालों का डिफरेंस है, तो एक आर्क अच्छा था इस कैरेक्टर का। लास्ट में जो ट्विस्ट इन द टेल जो कहते हैं, कि लास्ट में जो घुमावदार पल आते हैं, तो ये काफ़ी ऐसा सब कुछ था कि कहानी से जुड़ा हुआ, कि कमर्शियल सिनेमा में मुझे एक ऐसा पार्ट मिले जो कि नोटिस्ड में हो, जो कि मैंने अभी तक कुछ अपने फिल्मोग्राफी में और अपने काम में नहीं है। अभी तक जो मेरा वर्क प्रोफाइल है उसमें ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी जो कि मुझे लगा कि ये ट्राई करने में अच्छा लगेगा। राइट। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा मिला है, बहुत ओवरवेलमिंग है इन पॉजिटिव वे, आई कैन से दैट थिंग, बिकॉज वंस इन योर it was earlier definitely a parameter कि you do very positive roles and then only you can get good jobs in the industry, otherwise industry will typecast you in certain categories, but now industry has evolved in different manner। तो उस दिशा में तो ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है, ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड some they are having surprise अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी कि दिस पर्सन कैन डू दिस थिंग ऑल्सो। तो वो कुल मिला के ऐसी चीज़ है कि इसी चीज़ हमारा फ्यूल यही है एक एक्टर के तौर पे, कि आप हर अलग अलग चीज़ें ट्राई करें और उनमें आपको ऑडियंस प्यार दे, और फिर आपके अंदर वो एनर्जी पैदा हो कि एक लेंथ और आगे एक्टर के तौर पे कोशिश की जाए कि कुछ और नया, कुछ और अच्छा किया जाए। राइट। आपका अगर क्राफ्ट देखे तो यू डन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपने किए हुए और बेहतरीन तरीके से किए। तो ये नहीं हो सकता कि कई बार विलन जो किरदार करते हैं तो उन्हें कई बार फैंस आते हैं तो एक सलाह भी देते हैं कभी कभी, यार तू ऐसा क्यों किया तूने, तो कभी आपके साथ ऐसे हुआ है या मिक्स बैग ऑफ फैंस? नहीं, हर बार ऐसा होता है कि जब आप मैंने जब ग्रहण में एकदम डूबे हुए आशिक का किरदार किया तो भी मुझे वो चीज़ मिली कि अरे यार, तुझे तो इतना नहीं समझा था मैंने। और जब ऐसा कुछ कैरेक्टर ट्राई करते हो जो कि जमतारा और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको खुले तौर पे, आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें खुले तौर पे आपको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। मुझे लगता ही था कि तू इस तरीके का इंसान है, तू ऐसा ही करेगा, तूने आखिरकार दिखा दिया, हम लोग जो समझ नहीं पाए तुझे डायरेक्टर ने समझ लिया है। तो ये सारी चीज़ें तो मजाक के वैल्यू पे चलती रहती है, मजाक के तौर पे, लेकिन कई और चीज़ें हैं कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं उनको भी सरप्राइज़ मिलता है, तो वो उस तरीके का रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पात्र के तौर पे आपको वो ऐसा देख लेते हैं, जो कैरेक्टर है उसके तौर पे देखते हैं। जो फैंस हैं एक सर्टेन, जैसे ग्रहण का किरदार जिसने मेरा देखा होगा उसके लिए मैं, या 12th फेल के गौरी भैया के तौर पे जब देखा होगा, तो उनके दिमाग में एक छवि छपती है। आपको एज एन एक्टर वो तोड़ते रहना है कि आप ये कैमेलियन है, ये कैन डू एनीथिंग। और वो बोलते हैं कि गिरगिट को आमतौर की भाषा में बहुत अच्छा जानवर नहीं कंसिडर किया जाता है, इंसानी तौर पे कहा जाता है गिरगिट है, रंग बदलता है, पर वही चीज़ एक्टर के तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि अगर जो आपको कहा जाए कि कैमेलियन है यार, ये कैन डू एनीथिंग एंड ही कैन चेंज हिज कलर्स वेरी ईजिली, तो वो चीज़ मिली है तो वो अच्छा ही लगता है। गालियाँ तो दोस्तों की मैं हमेशा झेल लिया करूँगा, अगर जो इस तरीके का प्यार ऑडियंस से मिले तो। जी। ग्रहण की अगर बात करें तो आपको शायद इसके लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था, तो बड़ी उपलब्धि थी। जी, तो हाउ डज इट फील कि यार जैसे मैंने बताया, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की तरीके से है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं, ग्रहण का से मुझे प्यार मिलेगा ये मुझे पता था, ऑडियंस ने उतना प्यार दिया भी, पर मैं फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हो जाऊंगा OTT के अवार्ड्स में, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत है, क्योंकि नाम जो उसके साथ थे ना, वो
मैं एक तरीके से समझ लीजिए वो द्रोणाचार्य है मेरे लिए, मैं उनका एकलव्य हूं। भले उन्होंने मेरा अंगूठा नहीं मांगा, पर मैंने उनको दूर से देख के बहुत कुछ सीखा है। उनको वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। चाहे उसमें आप मनोज बाजपेयी भैया का नाम लीजिए, चाहे आप उसमें पंकज भैया का नाम लीजिए, ये सब नाम वहाँ पे थे। नवाज थे वहाँ पे। उसके बाद उसी साल स्कीम आई थी, तो मैं सब ये सारे नाम जो है अपने आप में ऐसा लगता है कि यार काश मैं इनकी तरह बन पाऊँ। अब उनके साथ अगर जो एक कुर्सी पे अगर जो 10 लोग बैठे हुए हैं, साइड वाली कुर्सी मुझे भी मिली थी, तो मेरे लिए तो बियॉन्ड आसमान से बाहर की चीज़ें थी ये मेरे लिए, कि ये ख्वाब में जो सोची वो पूरा हो जाए, वैसा महसूस करने वाली चीज़ थी। राइट। अब आते हैं इस एक्टिंग के कीड़े की तरफ। वो पहली बार कब काटा, कब सोचा? जी। काटा नहीं, अंदर था। ये हमेशा से अंदर रहा है। हमेशा ये चीज़ हमेशा लगता था कि एक ना एक दिन जीवन में इस विधा में अपने आप को ज़रूर डालूंगा, कोशिश करूंगा, अपने आप को परखूंगा। ये हमेशा रहा है मेरे अंदर। शायद वो परिवार का एक परिवेश भी वैसा था कि परिवार पूरी तरीके से फिल्मी परिवार, जिसमें फिल्मों की बात की जाती थी, फिल्मों के बारे में समझा जाता था। सब जुड़े रहे हैं। मतलब मुझे जैसा लगता था कि मैं पहला अभिनेता हूं अपने घर से, लेकिन मुझे पता चला मेरे और वो कभी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनके गुजरने के बाद मैंने एक्टिंग शुरू की। तो मेरे चाचा जी राष्ट्रपति भवन में प्ले कर चुके हैं। अच्छा। तो मुझे ये भी जान के आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ कि नहीं, आई एम नॉट द फर्स्ट वन। उन्होंने तो बड़े लेवल पे, उनकी जवाहरलाल के साथ फोटो है, आंटी ने मुझे फोटो दिखाई कि, तो एक पूरी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये कीड़ा ऑलरेडी अंदर था। जिस समय समझ में आया कि ये जो चीज़ें आसपास में आप प्लेस कर रहे हो अपने गांव में, या उस पर नाच ले रहे हो, इसको प्रोफेशन बना सकते हो, तब से मुझे लगा कि एक ना एक दिन इसमें प्रोफेशन के तौर पे तो मैं ज़रूर देखूंगा, जहाँ पे मैं अपने आप को समझ पाऊँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी ये अंदर जो बनती है, ख्वाब बनते हैं, इसको पूरा करने की चीज़ें हैं या नहीं है मेरे पास, वो ट्राई ज़रूर करूँगा। तो ये हमेशा था। राइट। और पहला प्रोजेक्ट जिस तरह से काफ़ी खास होता है भड़काल, वो कैसे पहली बार कैमरा के सामने, वो किस तरह से मिला, और उससे पहले कितने पापड़ बेलने पड़े? बड़े प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो जमतारा मेरे लिए सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जी। उससे पहले बहुत पापड़ बेले, पापड़, रोटी, सब्जी, कढ़ी, मटन, चिकन सब बनाया उससे पहले मैंने। बहुत चम्मच घुमाया उसके लिए मैंने। और ये मेरी तरह की कई हज़ारों भीड़ घुमाती है, आप सब चीज़ जानते हो, और ये जानते हो कि हर बार ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी बन जाए। सबसे पहले ही बार कैमरा फेस किया 2015 में, एक जी पुरवैया करके शो था, उसमें काम मिला था, और उसमें क्लोज लगा था, और मुझे ये भी नहीं कैमरा के बारे में पता था कि क्लोज में आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। और वो टेक्निकलिटी की कमी वहाँ डायरेक्टर ने डांट के जो है बता दी कि तुम में ये चीज़ नहीं है। पर मैं आई एम स्टिल वेरी दैट काइंड ऑफ, मैं पढ़ाई में कैसा भी रहूँ, लेकिन मैं एक्टिंग के मामले में अपने आप को अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ। मैं हमेशा अवेयर रखता हूँ कि जो चीज़ पहले मुझे नहीं पता थी, अभी सीखी, इसको अप्लाई करूँगा। तो वो पहला एक्सपीरियंस था कि डांट पड़ी थी और मुझसे पूछा गया, क्या रे कोई कैमरा नहीं समझ में आता क्या? तो पास में किसी खड़े ने बोल दिया कि पहला शॉट दे रहा है ज़िंदगी का। तो आके पीठ थपथपाई कि नहीं, एक्टर तू अच्छा है, कैमरे की समझ नहीं है तुझे। तो ये पहला गया। फिर उसके बाद जमतारा मिलने से चीज़ें चेंज हुई। उससे पहले तो बहुत पापड़ बेले मैंने। जमतारा को टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं आपके लिए? एब्सोल्युटली। किसी भी एक्टर के लिए जहाँ से आपको शुरुआत मिल गई, जहाँ से 10 लोगों ने भी ये कहा कि इस एक्टर में पोटेंशियल है, ये काम आगे ज़िंदगी में कर सकता है, तो वो बड़ी शुरुआत थी। जीवन का एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा पायदान था जहाँ से अगली सीढ़ी का मामला तैयार होता था, जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी मंजिल जो भी जैसी भी है उसकी तरफ कदम बढ़ा चुका था। उससे पहले एक स्टेगनेंसी फील होती है, क्योंकि थिएटर में आप कितना भी काम कर लें, कहीं भी नोटबुक में कोई नहीं बताएगा ना कि इसने 35-36 प्ले किए हैं, 150 प्ले में बैक स्टेज में था, ये कोई मायने रखता ही नहीं। यहाँ कमर्शियल सक्सेस, यहाँ पे बड़ा ऑडियंस का प्यार और मास लेवल पे ऑडियंस का प्यार मिलना ज़रूरी है। एज एन एक्टर वो मेरे लिए जमतारा ने वो मुझे दिया, तो मानूंगा मैं डेफिनेटली। बिल्कुल। वेल आज के समय में जब पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि 2 लोग अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो 200 लोग देखते थे उसे। अब ऐसे होता है कि 200 लोग परफॉर्म करते हैं और देखने वाले 2 रह गए। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो ऐसे में एक एक्टर को क्या सोशल मीडिया का भी प्रेशर झेलना पड़ता है? मतलब उसमें एक्टिव रहना, फॉलोअर्स बढ़ाना, क्योंकि फॉलोअर्स की संख्या पूछी जाती है। अभी तक मेरे जितने फॉलोअर्स होंगे ऊपर वाले के रहम से मेरे एक्टिंग की बदौलत रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव तो था नहीं। पर मुझे ये चीज़ बहुत ही जेन्युइन लगती है कि
जिस तरीके से सिनेमा इवॉल्व कर रहा है, तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, बहुत डेटा रिसर्च पे चीज़ें चलती है, क्योंकि बहुत मल्टीनेशनल्स आ चुके हैं और अब एक्टर को हर तरीके से ऑडियंस के लिए अवेलेबल रहना होता है, इंट्रीग करते रहना होता है। आपकी स्टाइलिंग से लेके, आपके बातचीत के तरीके से लेके, आपकी क्रिएटिविटी का अलग अलग पैमाना है, उस पर नापे जाते हैं। और जितना आप दिखोगे उतना बिकोगे वाला फंडा यहाँ पे है। तो उस फंडे में मुझे लगता है कि ये पैरामीटर्स पे आपको हर जगह खरा उतरना पड़ता है। कास्टिंग भी बहुत जगह पे इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपके सोशल मीडिया कितने फॉलोअर हैं। टैलेंट और इसका जो पैमाना है, इसको बैलेंस करके अगर जो चीज़ें होती है, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर प्रेशर तो रहता है, और ये एडेड प्रेशर कोई बुरा प्रेशर नहीं है जब तक इसके थ्रू काम मिल रहा है। मुझे नहीं मिला, किसी और को अगर उसी भाव पे काम मिल रहा है तो काम तो मिल रहा है ना किसी को, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, एंड यू आर गुड और बैड समवेयर, यू इफ़ यू आर बैड यू विल वर्क ऑन दैट थिंग, यू विल गेट टू नो कि कैसे होती है चीज़ें। बट बिहार के एक गांव में बैठे हुए अंजुमन को ऐसे कौन सा एक्टर था जिसे देख के लगा कि मुझे भी ना मतलब इनके तरह करना या इनकी तरह आना है? बिहार में बैठे हुए इस बच्चे के अंदर तो वो बड़े नाम थे, जैसे अमिताभ बच्चन थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, ये लोग थे कि जिनका सिनेमा में जाके, सिनेमा हॉल में संजय दत्त थे। मुझे याद है कि मैं ग्रुप ऐसे जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो नाम और उसके लोगों का, उनके प्रति रवैया, उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा था। बट जिस समय जिस एक्टर ने, मैं जेन्युइनली बोलूँ कि जिसने मुझे कला के प्रति एक जो अलग इंट्रीग दे दी कि आई कैन डू दैट, क्योंकि मेरे गांव में तो कोई टेक्निकल डांस सिखाने वाला तो होगा नहीं। तो ऋतिक रोशन आए थे, कहो ना प्यार है आई थी, और मैंने पता नहीं उस गाने पे करीब 1000 बार प्रैक्टिस की थी। मुझे पूरा करने नहीं आता था, लेकिन आईने के सामने की थी, और उस समय मेरे घर वाले थोड़े घबरा से गए थे कि हुआ क्या है इसको। तो लेकिन वो गाना मैंने पूरा, आज मैं भूल जाता हूँ स्टेप्स, लेकिन आई रिमेंबर कि उस समय मुझे एक एक स्टेप अच्छे से पता था। तो गाँव के स्टेज पे वो मैंने किया था, और शायद वो जो अप्लाउज मुझे मिला था, लोगों को लगा नहीं था कि ये, उसको लगा था नाचेगा, पर इस तरीके से नाचेगा कि एक एक स्टेप उसे पता होगा। तो बहुत अच्छा मुझे अप्रिसिएशन मिला था। तो वो मैं कह सकता हूँ ऋतिक रोशन। ओके, और यहाँ आने के बाद फर्स्ट स्टार स्ट्रक मोमेंट किसको देखी? मैं आज तक स्टार स्ट्रक नहीं हुआ, लकीली स्टार स्ट्रक नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं इंसानी तौर पे पहले देखता हूँ। बट हाँ, मेरे सामने ऋतिक रोशन टकरा गए थे, मुझे उसी में वहाँ पे हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि क्या बात करूँ, उन्होंने आके हाथ भी मिलाया, एंड वेरी मॉडेस्टली वो आके मिले, बहुत प्यार से मिले, बहुत हम्बल इंसान के तरीके से मिले। मनोज वाजपेयी भाई मुझसे टकरा गए, और मैंने कहा कि फ़ोटो ले सकता हूँ क्या, जबकि मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक, मेरे दोस्तों में मेरे कम फोटोग्राफ्स होते हैं, मैं बैठता ही नहीं, जब कुछ खास फंक्शन हो तो वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं, पर पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया, तो ये क्लिक करता है कि शायद यही सब स्टार स्ट्रक मोमेंट होता है कि आप ऐसी चीज़ें कर देते हो जो आप नहीं हो। तो आई थिंक आई रिमेंबर दीज थिंग्स। हाँ, होता हुआ है। चलो, जैसे कि भले ही आपकी बैकग्राउंड में एक्टिंग से जुड़ी हुई है तार, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई कॉन्टैक्ट या गॉडफादर आपका नहीं है। तब जब इस तरह आपकी तरह एक्टर्स आते हैं तो उन्हें OTT से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है? देखिए, मैं वो कलाकार हूँ जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार था, कोई भी काम, कोई भी तरीके का काम करने के लिए तैयार था। थिएटर से भले ही मुझे स्थायित्व मिल रहा था कि मैं हूँ एक्टर और मैं काम कर रहा हूँ, तो एक स्टेगनेंसी वाली फीलिंग थी कि पैसे नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर जो OTT नहीं आता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। OTT आज के दौर में जो कि बड़े पर्दे पे भी काम कर रहे हैं, OTT पे भी अपना बैलेंस उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। कई ऐसे एक्टर जिनको हम बुरी तरीके से भूल चुके थे, उनको OTT ने फिर से स्टार बनाया, जो कि जैसे कि मनोज वाजपेयी भाई को, उनको अगर जो वो मिला काम जी। तो आप ये स्पेशल ऑप्स में जब के मेनन को दोबारा मिला काम, तो ये सारी चीज़ें दोबारा उनको रिवाइव करने का मौका मिला अच्छे एक्टर्स के तौर पे, जिनको अस्थायी तौर पे मान चुकी थी। मेरे जैसे नए एक्टर्स जिनको कोई नहीं जानता था, और सडनली उसके लिए पब्लिक का प्यार और सब कुछ उमड़ा क्योंकि OTT का प्रादुर्भाव हुआ, तो हमारे लिए तो वरदान की तरह साबित हुआ है OTT। और मैं मानता हूँ कि ये एक पाथ ब्रेकिंग चीज़ हुई हम जैसे एक्टर्स के लिए, कि जिन्होंने हमारी अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन किए, हमारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसके थ्रू हम जिस सिनेमा का पार्ट बनना चाहते हैं, जिस वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहते हैं, उसका मौका दिया इसने। राइट, बट बीट ग्रहण या फिर जमताड़ा हो या फिर 12th फेल या अब मालिक, आपके क्राफ्ट में ऐसी फिल्में जो अच्छी, मतलब लोगों ने पसंद की है, आपका काम पसंद किया, तो क्या एक दिमाग में रहता है कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले कि मुझे इस तरह का किरदार करना है या कुछ, बिकॉज इट्स अ बेटर चॉइस, मतलब जो देखते हैं हम लोग तब लगता है? देखिए, आप कोशिश करते हैं, क्योंकि इश्क ऐसी चीज़ है जो सबके दिमाग में होती है, तो आपको पता है कि आप कोई सच्चे आशिक का काम करेंगे तो उसका पैन इंडिया एक अलग ही इश्क मिलता है, उसको क्या मिलता है। लेकिन अब मैंने बोला ना, सिनेमा अलग तरीके से इवॉल्व हो गया।
और वर्सिटिलिटी एक ऐसा पैरामीटर बन के सबके सामने आया कि एक पैटर्न पे काम ना करके अलग अलग तरीके के कैरेक्टर करके अपने आप को स्थायी कर दूँ। जैसे लगातार काम कर, कोई भी बड़ा स्टार भी एक तरीके का काम अब जब कर लगातार, शाहरुख खान साहब ने गैप लेके फिर एक्शन फिल्मों में हुआ है, क्योंकि उनको कौन बोलेगा कि ही इज रोमांस किंग है वो, उनके बावजूद उन्होंने ब्रेक लेके अपना। तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा अब सोचने वाला समय नहीं मानता हूँ कि इसके लिए, इससे ज़्यादा ये सोचता हूँ कि ये जो पिछला काम था, इन किए हुए कामों में से ये काम अलग है या नहीं है, कुछ ऐसा है एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये खाली बैठने से बेहतर तो मैं काम करना पसंद करूंगा, लेकिन इस कैरेक्टर में कुछ ऐसा है कि जो कोई पिछले नहीं किया, और नहीं है तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। मैं सिर्फ इस पैरामीटर पे सेलेक्ट करता हूँ चीज़ों को। ख्वाहिश है कि बड़े डायरेक्टर्स मुझे देखें और मुझे अलग तरीके से जितना ट्राई करना है चाहे, मैं हमेशा तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। राइट। सो लेटेस्ट वर्क राजकुमार राव, हाउ वाज वर्किंग विद हिम? एब्सोल्युटली ग्रेट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। मैं आपको क्या बताऊँ, वे उन एक्टर्स में है जिनको मैं शुरू से पसंद करता रहा हूँ, शुरू से उनके काम को एडमायर किया। शायद मुझे नहीं याद आता कि उनकी फिल्मोग्राफी अगर जो खोलूँ तो कुछ भी ऐसा है जो मैंने नहीं देखा है, कुछ भी ऐसा नहीं, सारा काम उनका देख चुका हूँ मैं। ऐसा बहुत कम अभिनेताओं के साथ मैं कह सकता हूँ। तो बिना ये, और ये मैं अपने को किसी का फ़ैन नहीं बताता, मुझे लगता है परफॉर्मेंसेज मुझे याद रहते हैं, लेकिन उनके इतनी नोटेबल परफॉर्मेंसेज है कि मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ कि यार ये भी देखिए, इनका तो कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनका एडमायरर फ़ैन रहा हूँ, अब बिना पता हुए कि मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो नोटेबल नहीं है। उसके साथ काम करना तो फिर ये देखना था कि चूँकि मैं ऑब्जर्व करके काफ़ी चीज़ें समझता हूँ, मुझे लगता है मेरी स्कूलिंग, मेरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मतलब कैमरा एंड एवरीथिंग वो उतना है नहीं, तो साथ काम करते करते मैं डेवलप हुआ हूँ। मैं जैसे बोला ना कि पहले दिन कैमरा में ये भी नहीं पता था कि क्लोज क्या है और नहीं है, तो उनके साथ काम करने पे ये समझ में आया कि आप कितने भी बैंकेबल और बड़े स्टार क्यों ना हो, कितने भी आसमान में आप क्यों ना हो, सर आपका आसमान में क्यों ना, उनके पाँव हमेशा ज़मीन पे हैं। वो को एक्टर्स के साथ वो रिलेशन बनाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच हिम, he will discuss scenes with you, will give you good insight of the character, he will discuss his character also, how I feel about this thing. His approach was very simple, very easy to work with person he is, and at the same time he is mentor kind of friend जिसको आप सेट पे चाहोगे, जो आपकी जिसके साथ सीन को जो कोई एडेड प्रेशर नहीं देता अपने स्टारिज्म का, तो आप इससे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकते। he is very great guy, no question about it. राइट। मैं लास्ट कुछ सवालों में ये सवाल होंगे कि आपके इस सफ़र में मुंबई महाराष्ट्र का भी हाथ रहा है, तो कैसे साथ दिया इस शहर ने, क्या रिश्ता रहा है आपका? यहाँ पे एक मेरी दोस्त बैठी हुई है, ये शहर का ही रिश्ता है, मतलब रिश्ता है यहाँ पे, मतलब ये दोस्त बैठी हुई है, ये वो रिश्ता है कि हम 6 लड़के जब एक जगह पे रहते थे, ये सिंगल फ्लैट एक्वायर करती थी, और इसके बावजूद इनके अंदर ये नहीं था कि ये 6 लड़के रह रहे तो क्या है, सवेरे पूछने आती थी कि पोहा खाओगे आज, और पोहा घर में आ जाता। तो बम्बई एक ऐसा शहर है जो कि बांध के रखता है। मेरी पोइट्री की एक लाइन है, मैंने कभी लिखी थी कि ख्वाबों के बादलों से भरा हुआ है ये शहर, किसी को बरसने को ज़मीन, किसी को उड़ने को आसमान चाहिए, मैं भी हूँ एक छोटे बादल का टुकड़ा, मुझे भी अपना मुकम्मल मुकाम चाहिए। तो इस शहर ने ये फीलिंग दी है मुझे कि आप अपने आप को पूरी तरीके से, जो भी आपके थॉट हैं, जो ख्याल हैं, एक शब्द आपके सिर्फ अंदर होना चाहिए, डेडिकेशन। ये मुंबई शहर आपको पूरा करके देगी। एक बाजी की लाइन है कि मुंबई सबका पेट पालती है, तो ये शहर में वो खूबी है जो सबका पेट पाल सकती है। जो कहीं भी आप सोचते हो ना कि आज आप यहाँ पे हो, आज उस अंशुमान को याद कीजिए कि मैं याद करता हूँ जिसके पास हो सकता है कि वो बोले ना कि 70 रुपये का चावल और 30 रुपये का आलू ला के पूरे दोस्तों को बोले सुन खाना बना रहा हूँ, और 5 लोग पहुँचते थे वो आलू की सब्ज़ी और चावल खाने के लिए। वो अंशुमान अपने आप को अपने तरीके से जी पा रहा है, तो ये शहर ही मौका देता है। राइट। तो इसी एंड हम इसी नोट पे करते हैं कि वो स्ट्रगल स्टोरी, आज कई लोग हैं जो आपको शायद देख के ये सोच रहे होंगे कि मुझे भी एक्टर बनना है, बट ये रास्ता आसान नहीं है, कई सारे फेलियर्स आते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल स्टोरी से उन्हें? देखिए, मैं कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं बोलता हूँ, जर्नी ऑफ लाइफ बोलता हूँ इस चीज़ को। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ्रस्ट्रेशन होगी, इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी। ध्येय क्लियर है, आपकी मानसिकता अगर जो मजबूत है इस चीज़ को लेके कि आपको यही करना है, और अगर जो आप निरंतर काम करते रहेंगे, आप थोड़ा ही सही अगर जो अपने आप में कुछ वैल्यू ऐड करते रहेंगे अपने क्राफ्ट में, अपनी चीज़ों को लेके, और थोड़ा वर्ड व्यू लेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सही दिशा में, किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा है, तो ये शहर आपको प्यार देगा। इसमें आप ये करियर ऐसा है कि बहुत अनसर्टेनिटी वाला है, डिनाई नहीं कर सकते कि टैलेंट बहुत है, लेकिन उसके साथ एक लक फैक्टर है। तो मैं अपने लाइफ से किसी को कोई एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, आप अपनी लाइफ को एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। अगर जो आप एक दिशा में जुड़े हुए हैं, मेहनत करने की क्षमता है आप में, तो कुछ भी पॉसिबल है। और इस शहर में मैं वो ये है देता है ये
अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आगे जा सकते हैं। राइट, मालिक का सफ़र तो अभी यहाँ पे आपकी मतलब आपकी जर्नी मालिक के साथ ख़त्म हुई बोल सकते हैं फिल्म के साथ, बट आगे फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? यशराज के साथ मैंने एक वेब सीरीज़ की है, नेटफ्लिक्स के स्लेट में वो थी, अका नाम की सीरीज़ है जिसे धर्मा शेट्टी ने किया है। कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे जैसे कलाकार हैं उसमें, मैं हूँ उसमें, मतलब मेरा भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये शायद सितंबर अक्टूबर के स्लेट में है, शायद वो आ जाएगा। दिल्ली क्राइम है, उसमें भी एक प्राइमा पार्ट किया है मैंने, इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो भी शायद इसी साल के स्लेट में है नेटफ्लिक्स के। जियो पे एक फ़िल्म की है मैंने, मनीष मल्होत्रा सर के प्रोडक्शन हाउस की है, टिस्का चोपड़ा ने उन्हें डायरेक्ट किया है। वो एक फ़िल्म है, उसमें भी राधिका हैं उसमें। और एक छोटी सी प्यारी सी वेब सीरीज़ है, अखिल सचदेवा ने डायरेक्ट की है, स्मॉल टाउन कहानी है, प्यारी सी कहानी है। वो भी शायद जियो पे है। जियो ने इसको अनाउंस अभी तक नहीं किया है, कब करेंगे पता नहीं। मामी में इसका हुआ था, 2 एपिसोड दिखाए गए थे, पर अभी पता नहीं ये आने वाली कब है, ये पता नहीं। अभी इस साल तक का मुझे इतना पता है कि ये शायद इस साल ये सारी चीज़ें आएंगी। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।